और ऐसे में संजय, मैं अखिलेश यादव का जो बयान उन्होंने दरअसल महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में दिया था, पर वो आज की हमारी चर्चा में बड़ा सटीक बैठता है कि गठबंधन का हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ताकत आ गई, मजबूती आ गई, जी गठबंधन बन गया तो जीत सुनिश्चित हो गई। वो कई बार कमजोरी भी साबित हो सकती है। तो ये दो गठबंधन जो शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, उन पर आपकी इनिशियल टिप्पणी पहले, फिर बाकी सवाल पूछता हूं। देखिए, दो गठबंधन जो तैयार हो रहे हैं या तैयार होने की दिशा में जा रहे हैं, ये स्पष्ट बता रहा है 2024 के चुनाव कैसे लड़े जाएंगे। 24 का चुनाव मल्टीपोलर होने की संभावना कम दिखाई पड़ती है। लगता है मुख्य मुकाबला एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी होंगे। अभी भी संभावना मुझे लगती है कि कुछ पार्टियां इन दोनों धड़ों से अलग रहेंगी, शायद किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो, लेकिन ऐसी पार्टियां, या हो सकता है कि कुछ पार्टियां मिलकर एक तीसरा गठबंधन बनाए। लेकिन मुख्य मुकाबला 2024 में बीजेपी और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी। अगर मैं ये कहूं संजय कि आज की तारीख में, देखिए भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, आज की तारीख में नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी के अलावा बड़े जो दल हैं, मतलब राजनीतिक रसूख वाले दल, सबने अपनी अपनी पोजीशन तो ले लिया इन तीन को छोड़कर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपने जिनका नाम लिया, मुझे लगता है कि शायद 2024 के चुनाव के पहले ये किसी भी साइड जाने से कतराएंगे और ये शायद इंतजार करेंगे 2024 के नतीजों का और उसके बाद अपनी पोजीशनिंग लेंगे। लेकिन अभी भी जो लोग नीतीश कह रहे थे, एक मिनट संजय, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। तो जो बात नीतीश कह रहे थे, शिरोमणि अकाली दल ने भी खैर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर वो परसों तक पता लग जाएगा। मैं इन तीन दलों की बात करूं तो 21 जमा 42 63 सीटें हैं, तो वो 475 सीटों पर क्या डायरेक्ट फाइट होने की संभावना और प्रबल होती दिखती है? अभी भी संभावना है, प्रबल जरूर होती हुई दिखती है, क्योंकि कल बंगलुरु की मीटिंग में ज़्यादा पार्टियों को न्योता दिया गया है। शायद ज़्यादा पार्टियां भी आएंगी अगर हम उसके पटना की मीटिंग से तुलना करें तो। लेकिन मुझे लगता है अभी भी सफ़र बहुत लंबा है। हमने इस बात पे भी चर्चा नहीं की और इस पे चर्चा आगे होगी। सीट का बंटवारा कैसे हो, अभी तो मैं उसी पर आ रहा हूं। उसमें पहले माइक्रो मीटिंग में बुलाने के लिए ही मान मुनव्वल, नहीं, उसी पर आ रहा था मैं। माइक्रो अप्रोच लेकर चलते हैं, फिर मैक्रो पिक्चर अपने आप सामने आ जाएगी संजय। जो 4 राज्य हैं, और आपने भी ये माना है कि भाई पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक भी जुड़ गया था, पहले इन 3 की बात थी, ये तय करेंगे कौन जीतता है कौन हारता है 2024। तो अब सीटों का बंटवारा बिहार के अलावा अगर हम शुरुआत करें पश्चिम बंगाल में, क्या वो आसान होता दिखता है? ममता बनर्जी के होर्डिंग्स लगा दिए हैं कांग्रेस वालों ने ही बेंगलुरु में, पर क्या वो आसान होगा या बहुत टेढ़ी कील है? तो देखिए, आसान तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप रोज के बयान को देखें, जो कांग्रेस के जो लीडर बंगाल में हैं, वो जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भले ही बेंगलुरु की मीटिंग में आ जाए, इसके बाद 1-2 मीटिंग और भी हो जाए, लेकिन जब सीटों के बंटवारे का समय आएगा उस वक्त इतना आसान होने वाला नहीं है। और अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, अलायंस नहीं हुआ, तो बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में बंगाल में उभरी है, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा ममता बनर्जी को, कांग्रेस को भी और एक तरह से लेफ्ट पार्टीज को भी। तो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि अलायंस हो। अगर आपको बीजेपी को सिंगल डिजिट, या आप कहें कि अगर अलायंस हो गया, मुझे लगता है बीजेपी शायद 5-7 सीटों पर ही सिमट जाए। अगर अलायंस नहीं होगा तो बीजेपी बहुत अच्छे प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रही है। और ये बीजेपी समझ गई है, बिहार पश्चिम बंगाल के संदर्भ भी नहीं, महाराष्ट्र की अगर बात करें, जो अजित पवार पर लानत मलानत, भ्रष्टाचार, चक्की पीसिंग वगैरह वगैरह के आरोपों के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर बना देना, तो ये जो ट्रिपल इंजन की महायुति हो गई है, ये अब खतरे की घंटी बजा रहा है विपक्षी खेमे के लिए, या अभी मजबूत दिखता कि भाई ट्रिपल इंजन हो गया वहां पर, तो एनडीए का वो कमजोरी भी साबित हो सकती है 2024 के लिए?
देखिए अभी तो निश्चित रूप से मजबूत दिख रहा है, क्योंकि अगर आप अभी तो हम इलेक्टोरल अरिथमेटिक की बात करेंगे और अरिथमेटिक के हिसाब से निश्चित रूप से जो एनडीए का धड़ा है महाराष्ट्र में, अब उसका पलड़ा बहुत भारी दिखता है। लेकिन ये चैलेंज उनके सामने भी आएगा जब 2024 के लिए टिकट बंटवारों का समय आएगा। हाँ, ये शिंदे challenge गुट को उनके लिए कितनी भी टिकट आएगा। देंगे, मुझे लगता है एनसीपी को संदीप, कितनी बीजेपी देंगे, ने इस- बीजेपी खुद कितनी रखेगी। भाई पहले बड़ा आसान था ना, 25-23 मुश्किल कर होने लिया वाली बात है, आपने, ये आसान नहीं होने वाला है। 25 आपने अपने आप ले ली, 23 शिवसेना को दे दी, शिवसेना वहां बड़ी थी। अब क्या 25 खुद लेकर 23 में ये दोनों मान जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाएगा। बिल्कुल बड़ा सवाल होगा। लेकिन मुझे लगता है संदीप, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी को पता है 3 राज्यों के में अगर गठबंधन प्रॉपर हो जाए, मैं विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूं, तो वो बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। और उसमें एक बिहार है, एक बंगाल है और महाराष्ट्र है। उन्हें लगता है महाराष्ट्र में हमने अपनी ये जो गुत्थी है सुलझा ली है, लेकिन अभी लग रहा है कि गुत्थी सुलझा ली है। हो सकता है 24 जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तो ये और उलझ सकता है। तो अभी उनके टारगेट पे होगा बंगाल और बिहार। बंगाल में अब वो किस तरह का खेल खेलते हैं ये देखने की बात है। बिहार में कुछ ना कुछ तो हलचल है, जिस तरह से वहां पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है वहां कुछ करने की कोशिश में है। कुछ साथी तो ऑलरेडी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आ चुके हैं बीजेपी के साथ में। तो ये 3 स्टेट उनके टारगेट पे हैं। और अगर हम कर्नाटक की, दक्षिण भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम हिंदी पट्टी वाले ज़्यादातर दक्षिण भारत की बहुत कम बात करते हैं। 130 सीटें हैं। अगर हम कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी को भी जोड़ लूँ और साथ में तेलंगाना और आंध्रा, 130 में से पिछली बार बीजेपी वहाँ पर 29 सीटें जीत पाई थी। 25 थी कर्नाटक की, 4 थी तेलंगाना। अब वो कहने को 80-85 का टारगेट तो बना रहे हैं, लेकिन जो ये 9 छोटे दलों को न्योता दिया है कांग्रेस ने, उनमें से ज़्यादातर वो छोटे छोटे दल हैं दक्षिण भारत के। दक्षिण में गठबंधन की शक्ल, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी अब वापस जो चंद्रबाबू नायडू या पवन कल्याण तक ही अपने आप को सीमित कर पा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए कर्नाटक क्रूशियल होने वाला है। जेडीएस का रोल एक इंपॉर्टेंट है। जेडीएस जिसके तरफ जाए, अगर कांग्रेस के तरफ आता है तो यूपीए का पलड़ा या कहें कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर उन्होंने पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, तो एनडीए की बल्ले बल्ले करवा दी थी। जेडीएस कांग्रेस के साथ रहकर बल्ले बल्ले हो गई थी बीजेपी की। नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है माहौल कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं जेडीएस अगर कांग्रेस की तरफ जाती है, हम पिछली बार से तुलना कर रहे हैं कि पिछले 2019 की तुलना में क्या होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन अगर जेडीएस बीजेपी के साथ चली गई तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी कोशिश कर रही है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि टारगेट 85 का हो या 100 का हो, टारगेट रखने में कोई हर्ज नहीं है, हर पार्टी टारगेट रखती है। लेकिन मुझे लगता है लिमिटेड अलायंस करने में सफल हो पाएगी बीजेपी। आंध्रा में उन्होंने मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी का वर्चस्व अभी भी मुझे लगता है बरकरार है। तो अलायंस तो है, बीजेपी को मामूली बढ़त हो सकती है, वहां मामूली गेन हो सकता है, लेकिन तेलंगाना पे भी नजर रखने की जरूरत है। और अगर तेलंगाना में ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ, कांग्रेस और बीआरएस का अलायंस नहीं होगा, तब बीजेपी वहां भी इनरोड बना सकती है। हाँ, वहां भी ईडी के केसेस के चंद्रशेखर राव की बिटिया पर से हटाने की कुछ डील की खबरें भी आ रही हैं। तो अभी तो बहुत कुछ राजनीति में होना है।